Hello guys, I am Akhtar Khan, your history educator on Arpita Sharma classes, and today we will be discussing economic and social life, education and religious life. But before we resume, here's a wonderful announcement for you all. Guys, the Unacademy is launching the perfect study partner for your UPSC CSE journey, equipped with India's best educators, wherein new batches will be launched every Monday. Now, how you can get your subscriptions? So first, you have to download the Unacademy Learning app. Then you have to register or sign in on the app. You have to select the goal as UPSC CSE GS. You have to select plus and choose the duration which suits you best. Enter referral code Shama20 to get a 10% instant discount. Unacademy batches for prelims 2021 for prelims plus mains for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 starts on every Monday, and a chance to stand out from the crowd with Unacademy live test and quizzes, interactive classes, doubt clearing sessions, structured courses and PDFs. So what are you waiting for? Now use code SUMMER20, get 10% discount and gift yourself with the perfect study partner and preparing with the best. Hurry up, subscribe now. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो इस वीडियो में आप जो है इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ोगे। इसके साथ साथ एजुकेशन और रिलीजियस लाइफ को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो है हम 400 साल के पीरियड की बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है ध्यान देना अपना। ये एक तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब जैसे अभी अभी तक आपने जो है मतलब पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, नॉर्थ में क्या हुआ है ना, मतलब 1000 टू 1200 में क्या हुआ है ना, एंटायर पीरियड फ्रॉम 800 टू 1200, मतलब हमने जो है नहीं पढ़ा। आने वाले 200 साल है वो नहीं पढ़े हमने। लेकिन अब इसका रीज़न क्या है? इसके बहुत सारे रीज़न है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को देखो ना, या आइडियाज़ और बिलीव्स को देखो, तो ये पॉलिटिकल लाइफ की तरह जो है जल्दी बदलते नहीं हैं। ठीक है, ये बहुत स्लोली बदलते हैं, और यही रीज़न है कि बहुत सारे जो अर्लियर फीचर्स जो है बिफोर 9th सेंचुरी एग्जिस्ट करते थे वो इस पीरियड में भी थे, है ना। और एट द सेम टाइम बहुत सारे नए फैक्टर्स भी आए जिन्होंने इस पीरियड को जो है काफ़ी अलग बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे हम अलग अलग जो है पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने लेक्चर को। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, व्यापार के बारे में। अब एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है स्पेशली ट्रेड और कॉमर्स की इस कंट्री में इस पीरियड में जो एक तरीके से मैटर ऑफ डिबेट है। बहुत सारे हिस्टोरियंस वो होते हैं आपके हु राइट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री लिखते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, आपका हिस्टोरियंस बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ ये कंसिडर करते हैं कि ये जो एक तरीके से पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन था, डिक्लाइन, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिक्लाइन हो रही थी। एक सेटबैक देखने को मिला फॉरेन ट्रेड और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहे थे उसके लिए कंट्री के अंदर टाउन्स डिक्लाइन हो रहे हैं, लोकलिज्म रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। गोल्ड का एब्सेंस हो गया है, मतलब गोल्ड कॉइन्स जो एक तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। टिल दी 10th सेंचुरी जो है मतलब ये कंसिडर किया गया कि मतलब ये इसका एक प्रूफ भी है। ओके, जो रोमन एम्पायर है वो एक तरीके से बढ़ चुका था जैसा हमने देखा, लेकिन इसका कोई खास जो है असर इंडिया के ट्रेड पे नहीं पड़ा। ठीक है, जो इंडिया वेस्ट के साथ कर रहा था, क्योंकि दो बड़े एम्पायर, द बिजेंटाइन एम्पायर विथ इट्स बेस इन कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके साथ जो दूसरा एम्पायर है ससानिड एम्पायर जो ईरान में बेस्ड था, तो ये भी एक तरीके से इसी सब्सिक्वेंट पीरियड में बढ़ता हुआ देखने को मिला। और इन दोनों ने ही मतलब एक काफ़ी कीन इंटरेस्ट लिया। ठीक है, जो इंडिया है, जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, वहाँ से व्यापार करने में। और जब अरब एम्पायर राइज होता है 7th सेंचुरी में, तो अरब ने भी जो है मतलब एक तरीके से अपना व्यापार जो है वेस्ट टू इंडिया, ठीक है, बढ़ाया। मतलब ट्रेड ऑफ द वेस्ट टू इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना काफ़ी एक्सपांड किया। मतलब वेस्ट में तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में हम जैसे देशों में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी कर रहे थे। ओके, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम जो इंडियन ट्रेडर्स को एक तरीके से एक्सक्लूड करें इस एक्सपांडेड ट्रेड से। ठीक है, गोल्ड सिल्वर एक तरीके से कंटिन्यू मतलब आ रहे थे। ठीक है, और जो हम फेवरेबल ट्रेड कर रहे थे उसके रिटर्न में ये सारी चीज़ें मिल रही थी। और यही रीज़न है कि इंडिया को जो है मतलब एक ऐसा देश समझा जाता है। ठीक है, कंट्री फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर समझा जाता है ना, सोने की चिड़िया, आपने तो सुना ही होगा। और इस वजह से हमारा देश एक अट्रैक्टिव प्राइस बनता है बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ किया कहाँ जा रहा था? क्या टेम्पल्स को सजाए जा रहे थे, या पैलेसेस को सजाए जा रहे थे, या ज्वेलरी में यूज़ किया जा रहा था, या सिंपली ऐसे ही जो है दफना के रख दिया जा रहा था फ्यूचर यूज़ के लिए? ठीक है, या फिर जो है मतलब कॉइनेज के लिए क्यों नहीं यूज़ किया गया? तो ये एक तरीके से क्वेश्चन है। ओके, जिसका कोई ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर अवेलेबल नहीं है।
वैसे हमको कुछ पीरियड्स में जो है मतलब अगर आप इसके थोड़े पहले जाओगे तो आपको गोल्ड कॉइन्स भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इस पीरियड में ये बड़ा सवाल उठता है। कुछ इंस्टेंसेस में बंगाल सिंध तमिल कंट्री जो है अब ये जो है अपना स्ट्रेंथन और पोजीशन करने के लिए, अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए ये ब्राह्मण्स को इनवाइट करते थे कि आओ आप हमारे यहाँ पे बस जाओ, रेंट फ्री लैंड है, आपको फ्री रहना है, कोई टेंशन है नहीं पैसे वैसे देने के। अब जो कि यहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें मतलब ऐसी बंजरी पड़ी थी, खाली थी, अनकल्टिवेटेड थी। बहुत सारे ट्राइब्समैन जो नोमैड्स थे, जो कैटल बियरर्स थे, ठीक है, फूड गैदरर्स थे, तो उनको एक तरीके से मतलब इंड्यूस किया गया कि आप आके यहीं पे बसो। ओके। और जैसे ही वो बसे मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी जो है मतलब काफ़ी ये किया गया, और वहीं से मतलब एक विलेज का फॉर्मेशन हो जाता है ना। जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो कल्टिवेटेड लैंड्स में आ जाता है। तो इस तरीके से जो एक्सपांशन हुआ था कल्टिवेशन का, उसने एक तरीके से जो लोकल चीफ्स थे, समंतास थे, उनकी पोजीशन जो है और स्ट्रांग कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, व्यापार तो काफ़ी अच्छा खासा हो रहा था। अब समझने की कोशिश करना, अरब्स का व्यापार काफ़ी अच्छा खासा हो रहा था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। अब दिक्कत क्या होती थी, अब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि थ्रू एयर या बाय एयर व्यापार हो रहा था, शिप्स के थ्रू ज़्यादातर होता था। अब इंडिया कहीं ना कहीं मतलब अलग हुआ ही नहीं कभी। इसका एक जो है यहाँ पे रीज़न ये है, यहाँ पे देखो मैंने 2 पॉइंट दिए हैं। ओके, यहाँ पे इस वीडियो में आपको इमेजेस वगैरह थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन हाँ जो कंटेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो प्लीज़ आप जो है ध्यान से देखना लास्ट तक। अब जो शिप्स होते थे, दरअसल होता क्या था, अगर आप ज्योग्राफी जो है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको जो है ट्रेड विंड्स के बारे में पता होगा। अब कुछ विंड, अब जैसे एक जो है मतलब कुछ फेवरेबल विंड्स ब्लो करते हैं आपके फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मॉनसून के पहले, और यही विंड फ्लो करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आफ्टर द मॉनसून। मतलब एक ऐसा समय आता था कि जो शिप्स हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक पोर्ट्स पे रुकना पड़ता था बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफिकल कंडीशन। अब ऐसे में अरब जो है मतलब वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे इस पर्पज़ के लिए। मतलब जो मर्चेंट्स ज़्यादातर वो जो है ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। इस तरीके से हम भी कहीं ना कहीं इंडल्ज थे उसमें। अब जो मेन सी पोर्ट था यहाँ पे, जैसे अगर फॉरेन ट्रेड की बात की जाए चाइना में, तो इस पीरियड में कैंटन या कानफू, कनफू जो है जिसको कहा जाता है, अरब ट्रेवलर्स कनफू कहते थे। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो है इसी रास्ते से गए चाइना में। और इस तरीके से इंडिया का जो व्यापार था वेस्टर्न एरिया से और साउथ ईस्ट एशिया चाइना से, वो लगातार बढ़ता रहा, ऐसा नहीं कि डिक्लाइन हुआ। और यहाँ पे लीड कुछ रीजन ने ले रखी थी, पूरा भारत देश प्रॉस्पर नहीं हो रहा था आपका। जैसे आपका जो है गुजरात वाला हो गया रीजन, साउथ इंडिया वाला रीजन हो गया, बंगाल वाला रीजन हो गया। इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एक तरीके से वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के मामले में जो है अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में ये 3 इलाकों में था। अब लोगों की कंडीशन की बात की जाए इस पीरियड में, तो कोई ऐसा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला हमको। जो हाई स्टैंडर्ड जो एक स्टैंडर्ड था इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, टेक्सटाइल या फिर जो काम हो रहा था गोल्ड सिल्वर पे, मेटलर्जी पे, इस पीरियड में इंडियन एग्रीकल्चर भी जो है काफ़ी फ्लरिश हो रहा था। सारे जो लिटरेरी वर्क्स है पीरियड के वो बताते हैं कि जो मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, फ्यूडल चीफ्स हैं वो काफ़ी जो है ऑस्टिनेशन और स्प्लेंडर, मतलब बहुत ही एक होता है ना वाह वाही में, और बहुत ही शानदार तरीके से जीते थे। फ्यूडल चीफ्स आपको पता ही होगा, ओके, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, जो ज़मीनें दिया करते थे खेती वगैरह के लिए, बदले में उनसे रिटर्न लेते थे, बहुत सारे ड्यूटीज़ लेते थे। ओके। अब यहाँ पे ये जो है बहुत सारे वुमेन भी जो है मेंटेन करते थे अपने हाउस होल्ड में, और जो है और काफ़ी मतलब ज़्यादा वुमेन रखा था, काफ़ी सारे डोमेस्टिक सर्वेंट से इनके ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे हम मिनिस्टर्स और ये बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। अब जो बिग मर्चेंट्स थे उन्होंने मतलब एक तरीके से काफ़ी मतलब जो है एक राजा वाली ज़िंदगी ये करते थे, बिताते थे। ठीक है। ऑफ अ मिलियन, जिसको मिलियनर उस टाइम पे जो है कोच द्वारा होता था, चालुक्यन एम्पायर। हमको ऐसा बताया जाता है कि मतलब बहुत ही अलग तरीके से उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे बड़े बड़े बैनर्स, रिंगिंग बेल्स हॉइस्ट किए जाते थे उनके घरों पे, और उनके पास बहुत सारे हॉर्सेस, एलिफेंट्स होते थे। अब जो कि उनके पास अच्छा खासा रिसोर्स होता था, राजा भी कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड करता था, है ना। आगे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपनी बहुत सारी फिलोसफी दी है, जिसमें से कार्ल मार्क्स ने काफ़ी स्ट्रेस किया है रिसोर्स वगैरह पे। तो यहाँ पे हमको ये हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है ऐसी, जो सोशोलॉजी में बहुत सारे थिंकर्स जिसके बारे में बात करते हैं। वस्तुपाला, तेजापाला, ये दो मिनिस्टर्स थे, काफ़ी फेमस थे गुजरात के। ये जो है रिचेस्ट मर्चेंट्स माने जाते हैं उस समय के। खैर, अब यहाँ पे मैं आपको कल्हाना के बारे में बताना चाहूँगा, जो ऑथर है राजतरंगिनी के। इन्होंने जो है एक तरीके से कुछ बातें बताई है। अब जब ये कहते हैं कि मतलब जो है, अब ये राजतरंगिनी आपकी 12वीं सदी में लिखी गई कश्मीर की एक कहानी थी। ठीक है, मतलब कश्मीर में लिखी गई थी।
अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो कॉर्टेज हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो फ्राइड मीट और कूल्ड वाइन पी रहे हैं, ठीक है, परफ्यूम विद फ्लावर्स। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी लोग भी हैं जो है अपना राइस और उत्पला साका। उत्पला साका है आपका एक वाइल्ड वेजिटेबल है जिसका बिटर टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट भी अच्छा नहीं है। ओके, जो कमेंटेटर्स हैं धर्मशास्त्रास के, वो हमको बताते हैं रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड के बारे में जो पीजेंट से की जाती थी, है ना। तो वो करीब 1/6 होती थी प्रोड्यूस की, ठीक है। हावेवर कुछ ग्रांट्स जो हम देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे थोड़े ग्रांट्स थे तो बहुत सारे टैक्सेस भी होते थे, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ एडिशनल सेसेस होते थे, ग्रेजिंग टैक्स, पॉन्ड्स पे टैक्स, मतलब हर जगह पे टैक्स। तो यहाँ पे पीस कौन रहा था आपका? कॉमन पीपल पीस रहा था। अच्छा, अब सोसाइटी के नेचर के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए इस हमारे इंडियन सोसाइटी में इस पीरियड में। एक चेंज ये था कि जो ग्रोइंग पावर था, जो क्लास ऑफ पीपल का था, जिनको समानता बोलते थे, रनक बोलते थे, रौता मतलब राजपूत बोलते थे, ये एक तरीके से काफ़ी हमको जो है देखने को मिला। अब जो रेवेन्यू असाइनमेंट्स होते थे, जिसको हम भूगा या फीफ कहते हैं, ठीक है, फीफ मतलब आपका एक ऐसा लैंड वगैरह जो गिफ्ट में दिया जाता था, बदले में कुछ रेवेन्यूज वगैरह लिए जाते थे, ठीक है। तो रूलर क्या करता था, मतलब ग्रांट करता था अपने ऑफिसर्स को, अपने सपोर्टर्स को। अब ये जो है थियोरी में टेम्पररी बताए जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। और बताया जाता है कि मतलब जब भी रूलर चाहे वो अपना ले सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये बहुत रेयरली किया जाता था कि रूलर ने कभी ऐसे ले लिया हो, ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आउटराइट रिबेलियन और डिसलॉयल्टी, अगर आपने डिसलॉयल्टी की है, ठीक है, गद्दारी की है, तो ऐसा किया जाता था। कुछ नोशंस के हिसाब से हमको ये भी मालूम पड़ता है कि जो है किसी को डिप्राइव करना एक बहुत सेन था। जैसे अभी कोई अगर डिफीटेड रूलर है उसको भी अपने लैंड से डिप्राइव करना एक सिन था। सिन मतलब बहुत गंदा काम था, गलत काम था। और इस वजह से जो है जो किंगडम्स थे इस पीरियड के, इसमें जो है बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज आते हैं। तो ये जो है मतलब अपने जो डिफीटेड रूलर्स थे उनको भी वो अपनी ज़मीन मिल जाती थी। अब इससे क्या हो रहा था, जो किंगडम्स थे उस पीरियड के, तो यहाँ पे बहुत सारे लार्ज एरियाज होते थे। अब जो राजा का साम्राज्य वो तो है ही है, ठीक है, जिसने जिस राजा को हराया वो राजा भी उसी साम्राज्य में रह रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो राजा हार चुका है उसकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं उसके साम्राज्य में, ठीक है। और अब होता क्या था कि ये जो है जो ये रूलर्स होते थे ये सबऑर्डिनेट रूलर्स रखते थे, तो फिर वो जो है मतलब एक तरीके से वापस अपनी आज़ादी पे थोड़ा ये करते हैं। तो विद इन टेरिटरीज जो है मतलब आप, और आपके जो है बहुत सारे टेरिटरीज मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। वो जो हेरिडिटरी फीफ्स है उनको मतलब एक तरीके से जो है उसके उसके ऊपर देखने के लिए, नज़र रखने के लिए। अब जो हेरिडिटरी चीफ्स थे ग्रेजुअली इन्होंने बहुत सारे काम जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के लेने चालू कर दिए, क्योंकि हेरिडिटरी चीफ्स जो है आपके काफ़ी पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है, लैंड्स बहुत सारे मिलते जा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, ठीक है, कि इतनी पावर आ गई इन्होंने कि मतलब धीरे धीरे जो है मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस भी संभाल लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कास्ट सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्राह्मण्स और राजपूत के बारे में बात करेंगे। अब जो कास्ट सिस्टम था जो काफ़ी पहले बन चुका था, वो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिस रहा आने वाले समय में भी सोसाइटी के लिए। लेकिन बहुत सारे चेंजेस हो गए कास्ट सिस्टम के अंदर ही। जैसे काफ़ी जो है जो पोजीशन है ब्राह्मण्स की उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया। और जैसा हमने देखा कि जो रूलर होते हैं सिंध के, जो खुद ब्राह्मण थे, और जो रूलर थे बंगाल के, साउथ इंडिया के, वो इनवाइट करते थे ब्राह्मण्स को, बहुत सारा फ्री जो है रेवेन्यू फ्री लैंड देते थे उनको, सेटल हो जाओ, रहो हमारे यहाँ पे। अब ये ब्राह्मण इन्होंने कल्टीवेशन नहीं एक्सपांड किया, बल्कि इसके साथ साथ लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, अकाउंटेंट, सारे अच्छे पोस्ट जो है ब्राह्मण्स को मिलते थे। कुछ जो है काफ़ी एक्टिव रोल मिलिट्री अफेयर्स में भी प्ले करते थे, एजुकेशन, प्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स और दूसरे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फील्ड या फिर आप बोल सकते हो एक्टिविटीज़ इनकी जिम्मेदारियां थी। अब जो स्मृति राइटर्स है आपके इस पीरियड के, वो एक तरीके से जो है मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंस है इन ब्राह्मण्स का, बाय एग्जाल्टिंग देयर पोजीशन, ठीक है, और इनके पोजीशन को एक्सप्लेन करते हुए। कुछ ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो एंशियंट कास्ट क्षत्रियाज वगैरह ये डिसअपियर भी हो गए थे, और जो वैश्याज है वो एक तरीके से संक हो चुके थे टू दी पोजीशन ऑफ शूद्राज, मतलब नीचे आ चुके थे शूद्रा के पोजीशन पे, ठीक है। और एक ही मतलब ऐसा जो है सेक्शन था समाज में जो ट्वाइस बॉर्न या फिर ट्वाइस प्रिविलेज्ड था, वो था आपका ब्राह्मण्स, है ना, द्विजा जिसको हम कहते हैं। तो ब्राह्मण्स ही आपके जो है द्विजा थे, मतलब दो बार जिनका जन्म होता था, या जो काफ़ी खास थे। और काफ़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, स्कॉलर्स में राजपूत के ओरिजिन को लेके। कुछ को लगता है कि भाई ये मिक्स ओरिजिन के हैं,
कुछ को लगता है कि कोई ये फॉरेनर से डिसेंडेंट है, जैसे शाकाज, हुनाज, है ना, इंडिजिनस ट्राइब्स या कुछ ब्राह्मण्स के। कुछ एरियाज जो है राजस्थान के ट्राइबल लैंड्स के वो कॉलोनाइज हुए और ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स, बैरियर्स वहाँ पे सेटल हो जाते हैं लैंड पे। बहुत सारे एरियाज में उनको जो है मतलब एक सुपीरियर टाइप ऑफ इकोनॉमी के साथ अकम्पनी किया गया, जो इरिगेशन पे बेस्ड होता था थ्रू वेल्स, बर्न्स और अच्छे क्रॉप्स ये करने पे। तो बहुत सारे अलग अलग ये है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी राजपूत बन गए, लेकिन कुछ जो है शुद्राज ही रह गए, जिसको हम बोलते हैं ना राजपूताइजेशन। तो राजपूताइजेशन क्या था आपका, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है राजपूत बन जा रहे थे। ठीक है, अब जैसे जैसे एग्रेरियन इकोनॉमी ग्रो हुई, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता रहा, वैसे वैसे ये चीज़ें हमको देखने को मिली, है ना। इन सेक्शंस में पावर भी हमको देखने को मिला। अब ब्राह्मण्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस पूरे प्रोसेस में। एक अग्निकुला लीजेंड था जो 11th सेंचुरी तक का पुराना है, वेयर बाय द सेज वशिष्ठ प्रोड्यूस्ड 4 राजपूत क्लैंस। जहाँ पे एक आपके सेज रहते जिनका नाम रहता है वशिष्ठ, वो 4 राजपूत क्लैंस के बारे में बताते हैं, प्रतिहारा, सोलंकी या फिर चालुक्याज, परमार और पवार और चाहबनाज और चौहान, आउट ऑफ दी सैक्रिफिशियल पावर। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमको देखने को मिलती है। अब ब्राह्मण राजपूत अलायंस भी हमको देखने को मिलता है, जिनके बहुत सारे पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हमको मिले। अब राजपूत कहीं ना कहीं चैंपियंस की तरह एक्ट करते थे, ओके, ऑफ द न्यूली एक्सपांशनिस्ट हिंदुइज्म। ये अपना पावर जो है सिंबलाइज करते थे बाय बिल्डिंग ग्रैंड टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर बनवा के, ठीक है, उनको पूरा एंडो करके, मतलब उनका पूरा जो है जिम्मेदारी संभाल के। अब जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे, उनको बहुत सारा लार्ज ग्रैंड मिलता था, लैंड का, गिफ्ट का, उनको भी एंडोमेंट मिलता था, है ना। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जो कास्ट है वो रिजिड नहीं था, है ना। बहुत बार ऐसे माना जाता है कि इंडिविजुअल ग्रुप जो है अपना, अब जो आपका वर्ना स्केल होता था तो उस पे क्या होता था कि वो राइज भी कर सकते थे और वहां से वो फॉल भी हो सकते थे। मतलब अगर किसी थोड़ी छोटी जाति में है तो उस टाइम पे ऐसे चांसेस थे कि मतलब वो ऊपर आ सकते थे, और ऐसे भी इंस्टेंसेस थे कि वो ऊपर से नीचे भी आ सकते थे। अब शूद्रा, दलित और स्लेव्स की बात करते हैं। एक आपके जो है लॉ गिवर थे, उनके हिसाब से यज्ञ वल्क्य, उनके हिसाब से ये पॉसिबल था कि जो ब्राह्मण है वो अपना खाना खा सकता है किसान के साथ, बार्बर के साथ, मिल्कमैन के साथ, अपने फैमिली दोस्तों के साथ। और एक मॉडर्न हिस्टोरियन डीसी सरकार के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो कास्ट सिस्टम का था इस पीरियड में, वो था जो है एलिवेशन ऑफ द सोशल पोजीशन ऑफ द शूद्रास। ओके, मतलब अब भले उनको जो है वेदास वगैरह पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, वो जो है एक तरीके से कुछ स्मरता रिचुअल्स के लिए एलिजिबल हो गए थे, जैसे बर्थ, डेथ, नेम गिविंग एक्सेट्रा। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ आपका, बहुत सारे ट्राइबल्स को भी इंक्लूड किया गया इस कैटेगरी में, जो जट्स, जो पैस्टोरल नोमैडिक हुआ करते थे ट्राइब, ठीक है, सिंध में। अब ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो ये एग्रीकल्चरलिस्ट से जो है एक तरीके से वॉरियर बन गए। और ऑल्दो देखा जाए वर्ना सिस्टम में तो इनको जो है एज अ शूद्रास क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है एक तरीके से अपने आप को थोड़ा हायर सेक्शन समझते थे शूद्रा में, और अपने आप को जो है एक तरीके से राजपूत से कंपैरिजन करने लगे, राजपूत समझने लगे। अब शूद्रा से कंपेयर किया जाए तो जो दलित की पोजीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी डिटीरियोरेटेड थी। जो है दलित में बहुत सारे आपके फॉलोइंग प्रोफेशंस आते थे, जैसे स्कैवेंजिंग, स्किनिंग डेड एनिमल, शू मेकर्स, हंटर्स। स्कैवेंजिंग मतलब जो आपका नाला या आपका जो है गटर वगैरह साफ करते हैं, या डेड एनिमल्स की चमड़े निकालना, शूज़ बनाना, या हंट मतलब हंटिंग वाली एक्टिविटी करना। अब ये जो पीपल थे इनको जो है अंत्याज्य या अनटचेबल्स भी कहा जाता था, और ये जो है मतलब एक तरीके से फिफ्थ सोशल ग्रेड या फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम जो था उसके फिफ्थ लेयर में आते थे, ठीक है। और उनको जो है मतलब एक तरीके से दूर रखा जाता था, जहाँ पे अपर कास्ट लोग जो रहते थे उन एरिया से एक तरीके से उनके लिए मतलब ये था कि वो दूर रहे। और एक डिस्कशन भी है आपका स्मृतिज में जो बताता है, ठीक है, कि सच में जो अंत्याजा मतलब जो अनटचेबल्स हैं उनका जो शैडो है वो सच में पॉल्यूटिंग है या नहीं। ऐसे बहुत सारी जो है इंसिडेंट्स से आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। अब स्लेवरी भी जो है एग्जिस्ट कर रहा था इस पीरियड में। जो प्रिजनर्स होते थे वॉर के, या फिर जिसने कर्ज लिया हो ना दे पाया हो, ठीक है, तो वो एक तरीके से जो है मतलब स्लेव बन जाते थे। और फेमाइंस में बहुत सारे फार्मर्स अपने आप को बेचते थे, अपनी वाइफ को बेचते थे, अपने बच्चों तक को बेच देते थे खाने के लिए। सोचो ऐसे जो है आपके इंस्टेंसेस आते थे। अब वुमन जो होती थी वो जो है एक तरीके से उनको खरीदा जाता था अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए या फिर कंपनी के लिए, बट ऐसा कोई सिस्टमैटिक स्लेव रेट्स नहीं था, ठीक है, जैसे तुर्क्स वगैरह में पहले देखा जाता था सिस्टमैटिक जो है स्लेव्स को ये किया जाता था।
इन जनरल स्लेव्स को जो है मतलब जो अंत्याजा या जो डिस्पाइज्ड क्लास है आपकी या डिप्रेस्ड क्लास है, उनसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था। अब ये सुन के आप भी थोड़े दंग रह जाओगे, स्लेव्स को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था लेकिन अनटचेबल्स को नहीं दिया जा रहा था। जो कि स्लेव जो है मतलब उनको यूज नहीं किया जाता था फाइटिंग के लिए, लेकिन वो लड़ सकते थे बिकॉज वो क्या थे, एक स्लेव थे। ठीक है, तो अपने मास्टर्स की लाइफ को, अपने मास्टर की लाइफ को बचाने के लिए वो जो है एक तरीके से लड़ने को भी मतलब ये थे, वो उनको लड़ना पड़ता था। और वो तब फ्री होता था जब उसको जो है एक तरीके से अ, अगर उसने अपने जो है मास्टर की लाइफ बचाई हो। तो अगर वो लड़के अपने मास्टर की लाइफ बचाता है तो वो फ्री हो जाता है, और जो मास्टर की प्रॉपर्टी है उसका जो है एक तरीके से शेयर मिलता है उस स्लेव को। तो एक फीमेल स्लेव अगर एक चाइल्ड बियर करती है अपने मास्टर को, तो वो भी जो है फ्री हो जाती है। इन जनरल जो स्लेव का इमेंसिपेशन था वो एक तरीके से जो है कंसिडर किया जाता था एज अ गुड डीड, और ऐसे बहुत सारे रूल्स भी थे, प्रिस्क्राइब किए गए थे कि किस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, वुमेन की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अब अर्लियर पहले के पीरियड में क्या होता था, वुमेन को जनरली जो है मेंटली इन्फीरियर समझा जाता था कि मतलब इनके पास दिमाग नहीं है, बेअक्ल होते हैं, ऐसा होता है। और बहुत सारे अलग अलग इमेजेस थे वुमेन के। और पहले के इसमें ऐसा था कि बस इनकी ड्यूटी है कि ये जो है अपने हस्बैंड्स को ब्लाइंडली ओबे करे। एक राइटर इलिस्ट्रेट करते हैं कि जो वाइफ की ड्यूटी थी वो पर्सनल सर्विस की थी अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, और इससे वो ये समझाना चाहते हैं कि मतलब जैसे उनके फीट को शैम्पू किया जाए, और एक जो सर्वेंट एक जो अपना सर्विस देता है वैसी जो है सर्विस उनको दे। ठीक है, और इसके साथ ये भी ऐड करते हैं कि जो कंडीशन था ये भी एक तरीके से कंडीशन हुआ करता था कि जो हस्बैंड है वो एक तरीके से जो है उसको एकदम मतलब सही पाथ पर वो चले, वो जो है जलन वगैरह से दूर रहे, जेलसी से दूर रहे। ठीक है, एज वेल एज जेलसी टुवर्ड्स अ वाइफ। अब वुमेन लगातार मतलब जो एक तरीके से उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उनको वेदास पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। इसके साथ साथ आगे जो है जो मैरिजेबल एज था, मतलब जो शादी करने वाली उम्र थी, बहुत कम कर दी गई है ना। तो जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ थी हायर एजुकेशन की, उसको भी एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। और एक तरीके से और इस टाइम के जो डिक्शनरीज हैं जो एक तरीके से वुमेन टीचर्स के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे हमको बहुत ही पुअर स्टेट मिलता है हायर एजुकेशन का। ठीक है, और जैसे मैरिज की जब बात आती है तो स्मृति राइटर्स ये कहते हैं कि जो गर्ल्स को जो है एक तरीके से मतलब जो पेरेंट्स है वो अपनी गर्ल्स को दे देते थे। ठीक है, बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 8, या फिर जो है बिटवीन द 8th ईयर एंड अटेनिंग प्यूबर्टी। अब रीमैरिज भी अलाउड था कुछ कंडीशंस में। ठीक है, जैसे अब जब हस्बैंड ने डिजर्ट कर दिया हो, मतलब जब वो मर गया हो, या जो है एक रिक्लूस का लाइफ उसने अगर अडॉप्ट कर लिया, या इम्पोर्टेंट है, या आउटकास्ट हो गया है। इन जनरल वुमेन को जो है डिस्ट्रस्ट किया जाता था, उनको जो है एक तरीके से सिक्युलेशन में रखा जाता था, उनकी लाइफ पूरी कौन रेगुलेट करता था, जो मेल रिलेशंस थे, चाहे वो पापा हो मतलब फादर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो या सन हो। लेकिन घर के अंदर उनको काफ़ी ऑनर किया जाता था। अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को अबंडन करता है, अगर गिल्टी भी मतलब ये करता है ऑफ ऑफेंसिव बिहेवियर, उसको जो है एक तरीके से मेंटेनेंस मतलब देना पड़ता था। ठीक है, मतलब उनको वुमेन को जो है मेंटेनेंस देना पड़ता था, वो वुमेन को मेंटेनेंस देते थे। और प्रॉपर्टी राइट्स एक तरीके से जो है मतलब हमको देखने को मिला लैंड का जो प्रॉपर्टी राइट्स था वुमेन के लिए वो बढ़ा दिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ रिजर्वेशंस रखे गए। ठीक है, एक विडो को जो है मतलब एंटाइटल किया जाता था कि जो पूरा ईस्ट स्टेट है। ठीक है, अगर वो सनलेस हस्बैंड अगर उसका सनलेस मरता है तो वो पूरा ईस्ट स्टेट उसका होता है। जो डॉटर्स होते थे उनके पास भी राइट थे कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ में जो एक तरीके से सक्सीड कर सके। ठीक है, टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ विडो। इस तरीके से जो ग्रोथ थी फ्यूडल सोसाइटी की वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई थी। ठीक है, फ्यूडल सोसाइटी ने एक तरीके से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था, और जो प्रैक्टिस था जैसे सती वगैरह, ये ऑब्लिगेटरी भी बताया जाता है कुछ राइटर्स द्वारा, लेकिन कुछ जो है कंडेम भी करते हैं। जैसे एक अरब राइटर है सुलेमान। अब जो वाइफ्स होते थे किंग्स के, बहुत बार वो अपने आप को बर्न करते थे, है ना, ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स, बट इट वाज फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस इन द मैटर। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि उनके पास ये ऑप्शन था, इफ़ दे वांट टू डू दे कैन, इफ़ दे डोंट तो वो मतलब जो है नहीं ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन आगे हमने देखा कि जो है ये कंपलसरी कर दिया गया, ज़बरदस्ती कराया जाता था। और ये भी हमको देखने को मिलता है कि जो ग्रोथ था एक तरीके से। ठीक है, बहुत सारे जो वुमेन थे। अब यहाँ पे होता क्या था कि मतलब जो
ये जो प्रैक्टिस था लीडिंग चीफ्स के द्वारा जो चलता था, ठीक है, बहुत सारे वाइफ्स जो लेके घूमते थे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था कि बहुत बार डिस्प्यूट्स होते थे प्रॉपर्टी में, और एक टेंडेंसी काफ़ी देखने को मिलती थी हमको, ठीक है, जो सती के रिचुअल्स है उसमें। अब जो अपर क्लास वुमेन थी वो भी बहुत बार सिक्लूजन में रहती थी, जनरली उसको पब्लिक गेज से दूर रखा जाता था, ठीक है। वैसे उस समय कोई पर्दा या कोई ऐसे जो है व्हीलिंग ऑफ वुमेन का सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे अबू जैद आते जो एक 10th सेंचुरी और अब ट्रैवलर रहते हैं, तो ये नोट करते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस भी बहुत सारे कोर्ट होल्ड करते थे, ठीक है, जो अपने वुमेन को अलाउ करते थे जो है एक तरीके से खुद को दिखाना, है ना, सारे मैन को, फॉरेनर्स को भी। ऐसा नहीं कि मतलब फॉरेनर्स से ज़्यादा निकल सकते हैं, सबके सामने। उड़ीसा कश्मीर में हमको बहुत सारे वुमेन ऐसे मिले, ठीक है, जो अपने ही अधिकार से जो है मतलब एक तरीके से एक क्वीन की तरह रूल करते थे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अब ज़रा ड्रेस, फूड, अम्यूजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर ड्रेस की बात की जाए तो कोई ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिलता, वही नॉर्मल ड्रेस मैन वुमेन जो पहनते थे, ठीक है, साड़ी और धोती वगैरह। नॉर्थ इंडिया में बहुत बार जैकेट और वुमेन जो है बॉडाइस या जिसको चोली बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। राज तरंगिनी के हिसाब से जो हर्षा है, हर्षा ने कश्मीर में जनरल ड्रेस जो एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था बेफटिंगा किंग, जिसमें एक बड़ा सा कोट होता था। वो ये भी बताया जाता है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होते थे वो जो है शॉर्ट कोट पहनते थे, ठीक है। तो अगर शॉर्ट कोट पहना तो एक तरीके से किंग बहुत बार से नाराज भी होते थे, ठीक है। वुलन ब्लैंकेट्स को बहुत बार यूज़ किया जाता था विंटर में, और जो कॉटन थे वो एक तरीके से ऐसा मटेरियल था जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता था। अपर क्लासेस भी जो है सिल्क क्लोथ, फाइन मसलिन, ये सब का यूज़ करते थे। अब जहाँ तक फूड की बात है तो वेजिटेरियनिज्म जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे रूल था, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस में। जो लीडिंग स्मृति राइटर है वो भी डिस्क्राइब करते हैं कि यार ग्रेट लेंथ द ओकेजन ऑन विच द ईटिंग ऑफ मीट वाज लॉफुल। बहुत बार ऐसा भी इंसिडेंट था कि मतलब एक तरीके से जो मीट खाना है वो लॉफुल था। अब इससे अपीयर होता है कि जो पीकॉक है, हॉर्स है, वाइल्ड एस है, वाइल्ड कॉक, वाइल्ड पिग, इनको भी लॉफुल एक तरीके से कंसिडर किया जाता था, ओके। अरब राइटर कहने में कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं इंडियंस को कि वो इंटॉक्सिकेंट से थोड़े दूर रहते थे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आइडियलाइज दिखता है हमको। लिटरेरी वर्क्स जो है उस पीरियड के वो बहुत सारे वाइन ड्रिंकिंग रेफरेंस हमको देते हैं, ठीक है। वाइन जो है मतलब कुछ ओकेजन्स में पिए जाते थे, मैरिजेस, फीस्ट, या फिर जब बहुत कोई दूसरी पार्टी वगैरह ऐसे की जा रही है, ठीक है। इवन जो वुमेन होती थी किंग्स के ट्रेन में वो बहुत फ्रीली जो है एक तरीके से वाइन में एंगेज करती थी। किंग्स के ट्रेन मतलब एक तरीके से किंग के ग्रुप में। अब कुछ स्मृति राइटर्स जो है फॉरबिड करते हैं वाइन ड्रिंकिंग को टू दी 3 अपर कास्ट, और कुछ जो है सिर्फ ब्राह्मण्स को जो है एक तरीके से फॉरबिड करते हैं, क्षत्रिय को और वैश्यास को जो है एक तरीके से परमिट करते हैं कि मतलब अपना जो है इंडल्ज कर सके वो, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। अब बहुत बार लड़ाइयाँ भी होती थी अलग अलग एनिमल्स में, जैसे रैम्स, कॉक्स एक्सेट्रा, तो इसको जो एक तरीके से ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे फूड्स में भी चेंजेस हमको देखने को मिले। अब ज़रा एजुकेशन, साइंस और रिलीजियस लर्निंग के बारे में बात करते हैं। अब जो सिस्टम था एजुकेशन का वो एक तरीके से ग्रेजुअली डेवलप हुआ, पहले से ही काफ़ी डेवलप हो रहा था, ठीक है। अब वहाँ उस समय कोई ऐसा आइडिया नहीं था मास एजुकेशन का। उस टाइम पे लोग जो है एक तरीके से जब उनको लगता कि हाँ यार अब कुछ ज़रूरत है सीखने की अपने लाइवलीहुड के लिए, वो सीखते थे। रीडिंग राइटिंग बहुत ही स्मॉल सेक्शन को कन्फाइंड था, ठीक है। मोस्टली जो ब्राह्मण्स थे और जो अपर कास्ट के लोग थे, स्पेशली कायस्थास, ये पढ़ा करते थे। मेन सब्जेक्ट आपका वेदास या ग्रामर होते थे, इनके कुछ ब्रांचेस होते थे। लॉजिक, फिलोसफी को भी स्टडी किया जाता था, ओके। और जो पॉलिटिक्स की स्टडी है इसको जो जिसमें पॉलिटिकल मोरालिटी आती है, ये उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। नोबिलिटी में काफ़ी ये पॉपुलर होता था। और नोटेबल कंट्रीब्यूशन की बात करें इस ब्रांच ऑफ स्टडी को तो वो थे आपके कमंदकास का नीति सार। अब एक आपके जो अरब अरशद हमारे अबू माशिर बल्ख के, ये भी जो है एक तरीके से बनारस में पढ़े करीब 10 साल के लिए 9th सेंचुरी में। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजुकेशन देने की फॉर अ क्राफ्ट प्रोफेशन, ये जो है गिल्ड पे रखी जाती थी, मतलब एक इंडिविजुअल के परिवार पे रखी जाती थी। जैसे अगर कोई एक डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर है किसी केयरफुल मैनर में, जहाँ पे मर्चेंट को ट्रेन किया जा रहा है, उसके बेटे को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। मतलब परिवार ही एक तरीके से सिखाता था इंसान को, अपने लोगों को। तो ये भी एक सिस्टम था एजुकेशन का उस टाइम पे। और एजुकेशन एक तरीके से थोड़ा मतलब ये था, जैसे सेकुलर सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट विहारा मतलब मॉनेस्ट्रीज वगैरह में भी ये प्रोवाइड कराया जाता था। नालंदा जैसे बिहार में जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था। दूसरे जो सेंटर्स थे लर्निंग के, जैसे विक्रमशिला, फिर उदंतपुर, ये भी बिहार में ही थे। बिहार एक तरीके से उस समय काफ़ी एक जो है
लर्निंग स्पीयर में काफ़ी एक बड़ा प्रोविंस निकल के आया। आज आप देख रहे हो बिहार की हालत क्या है। खैर ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, बहुत सारे दूर दूर प्लेसेस से, तिब्बत से भी बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे रीजंस थे यहाँ पे। अब यहाँ पे साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे साइंस उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया हमारे पीरियड में। एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो ग्रोथ था साइंस का वो क्लोजली कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के ग्रोथ से जुड़ा हुआ था। अब जैसा हमने देखा कि इस पीरियड, ये जो पीरियड था सोसाइटी का, ये एक तरीके से काफ़ी रिजिड और काफ़ी नैरो बनता जा रहा था कैरेक्टर में। और अर्बन लाइफ में एक सेटबैक हमको देखने को मिला कम्युनिकेशन में, क्योंकि धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, मतलब ब्राह्मण्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। और यही रीज़न था कि जो अर्बन लाइफ और जो बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी पीछे रह गई हमारे जो है एक तरीके से रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की वजह से। अब दूसरा रीज़न जो था वो ये था कि जो इंडियंस थे वो अपने आप को काफ़ी आइसोलेट रखते थे, जो साइंटिफिक थॉट है जो बाहर चल रहे थे उनसे। अब यहाँ पे जो है ज़रा अब रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे जैनिज्म देखा जाए तो काफ़ी पुराना धर्म माना जाता है। अब एक जैन डॉक्ट्राइन जो था आपका, फोर गिफ्ट का, लर्निंग, फूड, मेडिसिन, शेल्टर, ये एक तरीके से इससे जो है जैनिज्म काफ़ी फैल गया आपका इन कोर्स ऑफ टाइम। जो रिजिडिटी थी जैनिज्म की, ओके, अब जैनिज्म आपका थोड़ा जो है रिजिड होता गया और जो रॉयल पैट्रोनेज मिलते थे जैनिज्म को वो भी कम होने लगे, जिससे जैनिज्म का डिक्लाइन थोड़ा बहुत देखने को मिला हमको। अब जो रिवाइवल था और जो एक्सपांशन था हिंदुइज्म का वो अलग अलग फॉर्म में हुआ। शिवा विष्णु जो चीफ गॉड्स थे, ठीक है, वो एक तरीके से ठीक है मतलब बहुत सारे मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाए जाते थे जहाँ पे चीफ गॉड शिवा विष्णु हुआ करते थे, ठीक है। और ये बनाए जाते थे सुप्रीमेसी एक तरीके से प्रोक्लेम करने के लिए। अब इस प्रोसेस में बहुत सारे लोकल गॉड्स गॉडेसेस भी आ गए, इंक्लूडिंग दी गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ ट्राइबल्स, जिनको जो है हिंदुइज्ड किया गया, मतलब हिंदुइज्म में लाया गया। ये सबऑर्डिनेट बन गया एक तरीके से। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में देखा जाए तो जो कॉन्सर्ट्स थे आपके, अब यहाँ पे कॉन्सर्ट का मतलब एक तरीके से साथी तो बुद्ध, दुर्गा, काली, शिवा के साथ ही जो एक तरीके से वो खुद चीफ ऑब्जेक्ट बन गया वर्शिप के। नेवरदीलेस जो राइज था वर्शिप का शिवा और विष्णु का, वो एक तरीके से काफ़ी सिग्निफाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको काफ़ी कल्चरल सिंथेसिस देखने को मिलते हैं। अब भक्ति मूवमेंट जो था आपका, अब यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का जिक्र करना ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जब हिंदुइज्म की हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स भी एक तरीके से जो है भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे। बहुत सारे आचार्य, जैसे अभी जो नथा मुनि जिसको लीड कर रहे थे, इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो एक तरीके से जो टीचिंग्स है उनको ये किया था, ऑर्गेनाइज किया था। टीचिंग ऑफ द अलवर एंड डिक्लेयर देम इक्विवेलेंट टू द वेदास, उनको वेदास के बराबर का दर्जा दिया गया। अब ये जो अर्ली सन से इनके राइटिंग में एक तरीके से जो है मतलब इनके राइटिंग्स को काफ़ी जो है वर्शिप किया जाने लगा टेम्पल्स में, और बहुत सारे सेट ऑफ रिचुअल सेरेमनीज को इलेबोरेट किया गया। बहुत सारे जो है आज भी फॉलो किए जाते हैं। बहुत सारे ट्राइबल जो हिली एरिया से थे वो जो है एक तरीके से सेटल हो जाते हैं, ठीक है, सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट इन रिवर वैलीज। अब यहाँ पे जो आपके ट्राइबल्स थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट बनते जा रहे थे। अभी ऐसे एरियाज से जो ब्राह्मण्स द्वारा हेल्प किए गए थे, ठीक है, जहाँ पे नए एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। और बहुत सारे ट्राइबल गॉड्स भी यहाँ पे हमको देखने को मिले एज सपोर्टर्स ऑफ विष्णु और शिव। एग्रीकल्चर एक्सपांड हो रहा था, नए नए टेम्पल रिचुअल्स जो है आ रहे थे। अब यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन कर दी थी। जो रूलर है, जो लोकल स्टेट है जैसे चोला स्टेट, उन सब की। अब जो टेम्पल्स है उन्होंने एक तरीके से ब्राह्मण्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दी थी, ठीक है, जो सुपरवाइज करते थे टेम्पल्स को। और बहुत ही जो है अच्छे अच्छे ग्रांट्स मिलते थे लैंड के इनको फ्रॉम रूलर्स। तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी। और तो इस तरीके से भक्ति जो आपका मूवमेंट है, तो अब जो आपका भक्ति मूवमेंट था उसका एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एक काफ़ी उसका एक जो है इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंस हमको देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ एक और पॉपुलर मूवमेंट जो आपका आता है 12th सेंचुरी में, वो रहता है आपका लिंगायत, या फिर जिसको हम वीर सावा मूवमेंट बोलते हैं। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बसावा और उनके नेफ्यू चन्ना बसावा, जो है कलाचुरी किंग्स ऑफ कर्नाटका की कोर्ट में भी रह चुके हैं। अब इनका जो फेथ था वो तब एस्टैब्लिश हुआ जब इनके थोड़े डिस्प्यूट्स हो गए थे जेन्स के साथ। अभी जो लिंगायत हैं ये वर्शिपर्स है शिवा के, ठीक है। ये स्ट्रांगली अपोज करते हैं कास्ट सिस्टम को, ठीक है, फास्ट को, फीस्ट को, ठीक है, मतलब जो आपका व्रत वगैरह रखते हैं ना, भूखे रहते हैं, उसके बाद फीस जो दावत वगैरह रखी जाती है, या फिर लंगर जो रखा जाता है, उसके बाद पिलग्रिमेजेस, सैक्रिफाइसेस। और सोशल स्फीयर में देखा जाए तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज को जो है अपोज किया, रीमैरिज ऑफ विडोज को अलाउ किया, जो कि अच्छी बातें थी, ठीक है। इस तरीके से साउथ और नॉर्थ इंडिया में एक रिवाइवल, एक एक्सपांशन हमको देखने को मिला हिंदुइज्म का, जो दो फॉर्म ले चुका था, ठीक है। और इंक्लूड एम्फेसिस ऑन दी वेदास एंड वैदिक वर्शिप ऑन दी वन हैंड, ठीक है, मतलब वेदास और वैदिक वर्शिप को वापस रिवाइज कराया जा रहा था।
जो कुछ पावरफुल लिटरेरी द्वारा किया जा रहा था, कुछ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट द्वारा किया जा रहा था। ऑन दी अदर हैंड पॉपुलर मूवमेंट चलाए जा रहे थे जो तंत्र पे बेस्ड था इन नॉर्थ इंडिया, और भक्ति वगैरह मूवमेंट जो आपका साउथ इंडिया में चल रहा था। इस तरीके से तंत्र और भक्ति इन दोनों को जो है एक तरीके से मतलब कास्ट इनइक्वालिटीज जो है इनको मतलब हटाने के लिए किया जा रहा था। बहुत सारे जो है अलग अलग कास्ट के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था बुद्धिज्म और जैनिज्म को, वो शंकरा ने पोज किया था। शंकराचार्य जिसको आप कहते हो, इन्होंने पूरी हिंदू फिलोसॉफी जो है रिफॉर्मुलेट की थी। शंकरा का जन्म केरला में हुआ था, प्रोबेबली 9th सेंचुरी में। उनकी लाइफ काफ़ी जो है एक तरीके से परेशानी से जो है गुजरी। बहुत सारे जो है लीजेंड्स में मतलब उनका एक तरीके से जिक्र भी है। ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है मतलब बहुत सारे ट्रायम्फेंट विजिट जो है नॉर्थ इंडिया में किए, और जहाँ पे अपने अपोनेंट्स को डिबेट में हराया। उनकी जो विक्ट्री थी वो एक तरीके से काफ़ी वार्म वेलकम से की जाती थी बाय द किंग ऑन हिज रिटर्न टू मदुराई, और जेम्स को एक तरीके से बैनिश कर दिया जाता था कोर्ट से। शंकरा की जो फिलोसफी थी उसको हम अद्वैतवाद कहते हैं, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म। शंकरा के हिसाब से जो गॉड है और जो क्रिएटेड वर्ल्ड है वो एक ही है। जो डिफरेंस है वो अपेरेंट है लेकिन रियल नहीं है, और ये जो है एक तरीके से इग्नोरेंस और माया की वजह से हो गया। ये किसका कहना था? शंकरा का कहना था। और सैल्वेशन अगर करना है तो आप डिवोशन टू गॉड ही कर सकते हो। सैल्वेशन मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप को बुरी शक्तियों से, बुरी चीज़ों से दूर रखना। ठीक है, आप अपने आप को ताकतवर जो है बना सकते हो बाय द नॉलेज दैट गॉड एंड द क्रिएटेड बीइंग्स वे आर वन एंड द सेम। अब इसी फिलोसॉफी को हम वेदांता भी कहते हैं। ओके, तो अब ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब जो शंकरा थे इस तरीके से उनको मतलब जो है समझा जाता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने वेदास को एक तरीके से ऊपर रखा, जो पाथ ऑफ नॉलेज रखा गया शंकरा द्वारा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉलो नहीं किया, और शंकरा ने जो भक्ति का पाथ था वो भी नहीं रिजेक्ट किया था। ठीक है, जिससे जो डिवोटी एक तरीके से गॉड से मर्ज हो गया। लेकिन इसके लिए जो हार्ट था वो सही होना चाहिए था। ठीक है, थ्रू ज्ञान और नॉलेज। ठीक है, मतलब साफ सुथरा जो है हृदय चाहिए था इस चीज़ के लिए, और वो जो है मतलब एक तरीके से मासेस को जो है इन्फ्लुएंस करने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं रहे। इस तरीके से बहुत सारे हमको जो है बदलाव देखने को मिले। 11th सेंचुरी में दूसरे फेमस आचार्य रामानुजा कोशिश करते हैं भक्ति को असिमिलेट करने की। ठीक है, टू द ट्रेडिशन ऑफ वेदास। वो आर्ग्यू भी करते हैं इस ऑर्डर में, टू अटेन सल्वेशन ग्रेस ऑफ गॉड वाज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज अबाउट हिम। ठीक है, तो ये इनका कहना था कि भाई गॉड को ग्रेस करना, गॉड की पूजा करना, गॉड की सेवा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नॉलेज अबाउट गॉड। रामानुजा एम्फसाइज करते हैं कि जो पाथ है प्रपति या टोटल रिलायंस का, या फिर हम बोलते हैं ना गॉड के ऊपर सरेंडर कर देना, वो ओपन था सबके लिए, इंक्लूडिंग द शूद्रास एंड द दलित। इस तरीके से रामानुजा एक ब्रिज बन रहे थे जो पॉपुलर मूवमेंट भक्ति और जो अपर कास्ट मूवमेंट चल रहा था, जो वेदास पे बेस्ड था, उनके बीच में। और जो ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया रामानुजा ने, वो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे थिंकर्स ने फॉलो किया, जैसे माधवाचार्य जो 10th सेंचुरी के काफ़ी फेमस थिंकर है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में बाय रामानंदा, उसके बाद वल्लभाचार्य एंड अदर्स। इस तरीके से भक्ति और पॉपुलर फॉर्म का जो है काफ़ी मतलब जो भक्ति का पॉपुलर फॉर्म है वो काफ़ी एक्सेप्टेबल हो गया लोगों को। अलग अलग सेक्शंस जो थे हिंदू सोसाइटी के वो बाय द अर्ली 16th सेंचुरी इसको अडॉप्ट कर रहे थे। बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्हीं चेंजेस पे आज का हमारा सोसाइटी बना है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जो है सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।